हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेमेल युग्म को पहचानिए। बेमेल यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चाय का उत्पादक राज्य असम है, मूंगफली का बिहार, नारियल का केरल और गन्ने का उत्तर प्रदेश। कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूंगफली का उत्पादक राज्य बिहार ना होकर के गुजरात है। मूंगफली बिहार में नहीं होती है, गुजरात में होती है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। ऑप्शंस हैं वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, या फिर वन संसाधनों को एकत्र करने की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, और पेड़ लगाने की। वन रोपण किसी विस्तृत भूमि पर मनुष्यों के द्वारा वृक्षों को लगाने की या वही पेड़ों को लगाने की कृत्रिम प्रक्रिया होती है। इसका मुख्य उपयोग इसका जो होता है वो ये है कि मृदा संरक्षण या फिर लकड़ी प्राप्त करने के लिए या फिर बाढ़ नियंत्रण या पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वन रोपण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? ऑप्शंस हैं सस्यन की अधिक सघनता, गारंटित अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी, या फिर निवेशों का पैकेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गारंटित अधिकतम दाम, क्योंकि इसमें पूछ रहा है हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है। बाकी के तीनों जो है वो सब हरित क्रांति के अंग हैं और ये नहीं है। इसमें क्या है, पहले तो हम ये जान लें हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी। 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन इसके एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य ये था कि फसलों की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाना। अब उसमें जो है बीजों की नई बीजों की प्रौद्योगिकी के थ्रू अलग अलग उनकी पैदावार बढ़ाना, खादों का अच्छी खाद का यूज़ करना, अच्छी बीजों का यूज़ करना ताकि फसलों में और वृद्धि हो, अच्छी फसलें मिलें। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति लाने का मेनली मकसद यही था। तो यहाँ पे दिया गया है कि हरित क्रांति के घटकों में गारंटित अधिकतम, ये जो है गारंटित अधिकतम दाम जो है इसकी जगह क्या है कि गारंटित न्यूनतम दाम इसका सही आंसर है। तो हमारा ये अंग जो है गारंटित अधिकतम दाम जो है ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? ये चारों ऑप्शन हैं वो सब मसाले ही के हैं, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा जड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शंस हैं लौंग, दालचीनी, हल्दी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो लौंग है, लौंग पुष्प कलिका होती है, यानी कि फूल की कली होती है। लौंग जो होती है वो कली होती है, ठीक। और दालचीनी जो होती है ये तने की छाल होती है, तने की छाल, ठीक है। और जो हल्दी होती है मतलब पौधे में जो तने होते हैं उनकी छाल से तने में जो छाल होती है उससे दालचीनी मिलती है, और जो हल्दी होती है तो सीधा तना ही होता है, हल्दी तना होता है। तो और पूछा जा रहा है कि जड़ों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है, तो इसमें जड़ों वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस हैं काजू का छिलका, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़, या फिर सिनकोना का पेड़। तो सही आंसर है ऑप्शन बी,
चीड़ का पेड़, चीड़ के पेड़ में आसवन विधि के द्वारा जो उसमें मिश्रित द्रव होते हैं उनको अलग करके तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि में ये होता है कि जो है एक पूरा लिक्विड मटेरियल में से जितने भी अलग अलग कंपोनेंट हैं, लिक्विड में अलग अलग कंपोनेंट को अलग करना, तो ये आसवन विधि है। तो आसवन विधि के द्वारा चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शंस हैं 13,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी की परिधि सर्कमफ्रेंस, वो विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर, इस पर लगभग इक्वेटर पर, इक्वेटर को हम लिख रहे हैं EQ, ठीक, इस पर इसकी जो परिधि है वो कितनी है? 24,901.55, ठीक, मील, इतनी मील है। और किलोमीटर में अगर कहें तो 40,075.16 किलोमीटर है। ये किस पर है? विषुवत रेखा पर है। और ध्रुवों पर इसकी परिधि जो है वो है ध्रुवों पर, ध्रुव पर, यहाँ नीचे बता रहे हैं किलोमीटर में है, ध्रुव में, ध्रुव पर 40,008 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्रुव पर है, ध्रुव, यानी कि जो पृथ्वी की परिधि है वह इक्वेटर पर अलग है और ध्रुवों पर अलग है। तो हमने बता दिया ध्रुवों पर 40,008 किलोमीटर है और इक्वेटर पर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 40,075.16 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सुपरनोवा क्या है? ऑप्शंस हैं पुच्छल तारा, ग्रहिका एस्टेरॉइड, विस्फोटी तारा या फिर ब्लैक होल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्फोटी तारा। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा का ही एक उदाहरण है। और जब इसमें ये बताया गया विस्फोटी तारा कैसे है, जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लग जाता है तो इसमें तब इसका जो केंद्र होता है, केंद्र में हीलियम जो होता है वो कार्बन में, और कार्बन जो होगा वो भारी पदार्थ जैसे लोहा वगैरह है उसमें परिवर्तित होने लग जाता है। यानी हीलियम जो वहाँ पे होगा वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन जो होगा वो भारी पदार्थ लोहे में परिवर्तित होने लगेगा। और इसके फलस्वरूप ये जब हो रहा होगा तभी जो तारा होगा उसमें तेज़ी से विस्फोट होता है और इसी वजह से इसको सुपरनोवा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी, अर्थ, शुक्र, वीनस, शनि, सैटर्न और चांद, मून। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। इसके सही ऑप्शन है, सही आंसर इसका है ऑप्शन ए, पृथ्वी। जो हीलियम 4 है वो हीलियम का गैर रेडियो एक्टिव है, यानी रेडियो एक्टिव ये जो है समस्थानिक नहीं है, गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो कि पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा समुद्र में जो पानी की लहरें होती हैं उनका ऊपर उठना और फिर वापस नीचे गिरना, इसी को ही ज्वार भाटा बोलते हैं। तो इसमें पूछा है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ऑप्शंस हैं पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा पर, और चंद्रमा का पृथ्वी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा पर।
पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वारभाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। यानी कि जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो उस कंडीशन में जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य इन तीनों की ही जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनमें आपस में जब इनका कॉम्बिनेशन होने लग जाता है, जुड़ने लग जाते हैं, तभी ये ज्वारभाटा की घटना होती है। और ये महीने में 2 बार होती हैं। पृथ्वी, चंद्र एवं जो सूर्य है वो जब एक सीधी रेखा में होते हैं। तो 2 कब होती है? एक या तो अमावस्या में होगी जब न्यू मून होगा, और या फिर ये पूर्णिमा में होगी जब फुल मून होता है, तब ये घटना घटती है। और इन दिनों में ज्वार जो पूर्णिमा और अमावस्या का टाइम जब होता है तो इसमें ज्वार जो होता है वो बहुत अधिकतम ऊंचाई तक के जाता है। मतलब ज्वार का मतलब हो जाएगा वो समुद्र की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक के उठें। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? ऑप्शंस हैं बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, शनि, सैटर्न, बृहस्पति, जुपिटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध, मरकरी। मैसेंजर का फुल फॉर्म है मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। तो ये जो मैसेंजर है इसको नासा द्वारा वर्ष 2004 में बुध ग्रह का रासायनिक संगठन कैसा है, भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया था। यह बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट है, मैसेंजर सैटेलाइट। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।